अपन सेक्शन 143(2) के नोटिस जो अभी बहुत सारे टैक्स पेयर्स को मिले, अब धीरे धीरे उनके असेसमेंट ऑर्डर्स सबको मिलते जा रहे हैं, सबकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो रही हैं और सबको फाइनल ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब फाइनली आपको पता लग जाएगा कौन सा एक्सपेंस या डिडक्शन डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट करी है, किसको डिसअलाउ कर दिया और कितनी टैक्स लायबिलिटी विद पेनल्टी आप लोगों को पे करनी है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू हुई हैं, इनका जो फाइनल ऑर्डर है वो आपको 31 मार्च 26 से पहले मिल जाएगा। वो हो भी रहा है क्योंकि इसका टाइम लिमिट ही 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर होता है। जिनके भी सेक्शन 143(2) के नोटिस आए थे 30 जून से पहले पहले, उन सबके फाइनल ऑर्डर अब धीरे धीरे आने लगे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे 3 या 4 ऑर्डर डिस्कस करूंगी। देखेंगे हम कि किस तरीके से डिपार्टमेंट ने लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके इन डिडक्शंस को डिसअलाउ करा है और अब आपको क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा सा डिटेल में रहेगा, थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहना सो दैट आपको भी कुछ नॉलेजेबल टिप्स मिल पाए। तो मैं हूं सीए चेतना, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी मैंने खोल के रखी है। ये जो इनका केस था ये था AY 2019-20 का। इन्होंने ज्यादा डोनेशन नहीं करी थी, मात्र 40,000 रुपीज की इन्होंने डोनेशन करी थी पॉलिटिकल पार्टी को। इसके अलावा इनकी ATC की भी डिडक्शन थी, ATD की भी थी। ऑन एन एवरेज 2 लाख के आसपास इनकी अदर डिडक्शंस थी जो इन्होंने क्लेम करी थी जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया था। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ने किया क्या, जो इनकी ATC से रिलेटेड या ATD से रिलेटेड डिडक्शंस थी वो डिपार्टमेंट ने इनकी अलाउ कर दी, क्योंकि हमने सारे प्रूफ्स दिए थे डिपार्टमेंट को, सारे हमारे पास प्रूफ अवेलेबल थे, सारी बैंक की एंट्रीज अवेलेबल थी, तो वो सब इनको अलाउ कर दिया गया। अब इनके केस में ये जो 40,000 की डिडक्शंस थी, ये जो इन्होंने डोनेशन दी थी, ये दी थी इन्होंने अपना देश पार्टी को, ठीक है, तो ये इनको डिसअलाउ कर दी गई। क्या कह के डिसअलाउ करी गई वो मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाती हूँ। इन दिस केस इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड थ्रू इनसाइड पोर्टल एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी under the head CRIU VRU that a search and seizure operation was carried out under section 132 of Income Tax Act on the registered unrecognized party यानी कि RUPP on 7/9/22. As per the investigation report, it was observed that Apna Desh party was found to be engaged in taking donation from the beneficiary to enable them to make bogus claim of deduction under section 80 GGC and subsequently giving back the donated amount in cash to the beneficiary concerned. ये कह रहे हैं अपना देश पार्टी का ये बिजनेस ही है, वो हेल्प कर रहा है टैक्स पेयर को कि वो इस तरीके की डोनेशंस करें और उसको डिडक्शन क्लेम करके अपना टैक्स सेव करे। और ये हो किस तरीके से रहा है, पहले वो अपने बैंक में इस तरीके की ट्रांजेक्शन को लेता है और फिर उसके बाद कैश के थ्रू वापस वो फंड उस एसएससी के पास, उस टैक्स पेयर के पास रोटेट किया जाता है। तो डिपार्टमेंट को इंटरनली अपने इन्वेस्टिगेशन से, अपने सर्च एंड सीजर से ये बात पता है कि जिन लोगों ने भी डोनेशन करी है वो इन कैश पैसा उनके पास वापस आया है। ऑन फर्दर परस्यूअल ऑफ इंफॉर्मेशन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द एसएससी was one of the beneficiary of such donation given to registered and recognized party as detailed below। जिस भी पार्टी का ये ऑर्डर है उन सब पार्टीज में से ये भी एक पार्टी उनमें से ही है जिसने डोनेशन दी और बाद में उसका कैश रिसीव किया। नीचे इन्होंने इनके डोनेशन की एंट्री भी दी है कि अमाउंट कितने का था, किसको दी गई थी और क्या पैन नंबर था पार्टी का जिसको ये डोनेशन दी गई थी। अब अगर आप अपना असेसमेंट ऑर्डर देखेंगे तो उसका एक सीक्वेंस होता है। पहले इन्होंने ये बताया कि हमने किस लिए आपको ये ऑर्डर पास किया है, कैसे कैसे आपका केस स्टार्ट हुआ था, हमने आपकी बुक्स चेक करी, इस तरीके की डिडक्शंस थी या डोनेशन थी, हमने उनको ऑब्जर्व किया, फिर हमने इस सेक्शन में आपको नोटिस भेजा, फिर आपने इसका रिप्लाई दिया, फिर उसके बाद ये पूरी लिस्ट देते हैं कि हमने किस किस सेक्शन में आपको ये नोटिस इशू करे और आपको कितना कितना टाइम दिया गया कि आप कितने कितने टाइम में इसका रिप्लाई दे सकते हैं, आपने इनका रिप्लाई कब दिया, अगर नहीं दिया तो उसके आगे मेंशन आएगा कि आपने रिप्लाई नहीं दिया। उसमें भी ऑप्शन होता है कि आपने पार्शियल रिप्लाई दिया या फुल रिप्लाई दिया। आपने जो रिप्लाई दिए थे बाकायदा वो रिप्लाई इसके साथ अटैच होके आते हैं, इनबिल्ड होके आते हैं कि आपने किस तरीके का रिप्लाई डिपार्टमेंट को दिया और उस रिप्लाई के ऊपर डिपार्टमेंट की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। सारे डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर है उसका सेम सीक्वेंस रहता है, उसमें ये सब चीजें मेंशन रहती हैं कि आप जो रिप्लाई दे रहे हैं उसके ऊपर काउंटर ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट की तरफ से क्या है।
तो इन्होंने जो रिप्लाई दिया उससे डिपार्टमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। इन्होंने जो एटीसी के रिडक्शंस के रिप्लाई दिए डिपार्टमेंट सेटिस्फाई था, उन डिडक्शंस को इनको अलाउ कर दिया गया। बट 40,000 रुपीज से रिलेटेड जो इन्होंने रिप्लाई दिया उसके लिए डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं था, जिसकी वजह से ये पैराग्राफ ऐड करके इनका जो 40,000 रुपीज है ये डिसअलाउ कर दिया गया। इन्होंने जो डोनेशन दी थी वो दी थी अपना देश पार्टी को, जिसपे जेन्युइनली रेट की गई थी। तो इसलिए इसमें ऑर्डर में साफ मेंशन होके आया है कि हमने सर्च एंड सीजर किया इस पार्टी के ऊपर, और इस पार्टी का जो रिप्लाई था सर्च के टाइम पर वो था कि हमने बैंक में पैसा लिया और उसको इन कैश ट्रांसफर किया एसएससी को, जिसकी वजह से 40,000 रुपीज इनको डिसअलाउ कर दिए गए। अब अगर मैं इस केस में अपील फाइल करने जाऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसके बहुत रेयर चांसेस हैं कि मैं अपील विन विन पोजीशन में रहेगा, क्योंकि इस पार्टी के ऊपर एक्चुअली सर्च किया जा चुका है और इस पार्टी ने खुद से एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने जो भी डोनेशन रिसीव करी थी वो सभी बोगस नेचर की थी। तो इस तरीके के अगर आपको असेसमेंट ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो वहां पर फाइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप स्टिल अपील फाइल करना चाहते हैं तो आप अपील के लिए जा सकते हैं। अपील का टाइम मैं आपको बता देती हूँ। जब आपके पास ये ऑर्डर आया, ऑर्डर की डेट से लेकर 30 डेज के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर के साथ साथ दो चीजें आपको और मिलेंगी। एक है आपका डिमांड की कितने की आपको डिमांड रेज हुई है इस ऑर्डर की वजह से। दूसरा है एक कॉम्पिटिशन शीट, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। पहले ऑर्डर्स के नेचर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ऑर्डर इनके पास आ गया है। ऑर्डर में अगर आप लास्ट में देखेंगे तो एक छोटा सा कंप्यूटेशन इन्होंने यहाँ पर भी अटैच करके दिया है कि कितनी इनकम पे इनको टैक्स देना होगा। इनका जो टैक्सेबल इनकम था वो था 9,91,000 रुपीज, जो 40,000 रुपीज डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ किया इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो अब इनको 10,31,000 के ऊपर टैक्स देना होगा, जो कि पहले इन्होंने 9,91,000 रुपीज के ऊपर टैक्स दिया था। इसके साथ साथ नोटिस के एंड में ऑर्डर के एंड में डिपार्टमेंट ने ये भी मेंशन किया कि इस ऑर्डर के साथ साथ 30 दिन के अंदर अंदर आपको पेनल्टी का भी ऑर्डर मिलने वाला है। और पेनल्टी कौन सी सेक्शन में लगेगी? सेक्शन 270A के अंदर। कौन से हेड के अंदर लगेगी? दैट इज मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। देखिए यहाँ पे दो तरीके के डिफॉल्ट होते हैं एसएससी के, एक होता है मिस रिपोर्टिंग, एक होता है अंडर रिपोर्टिंग। अगर आपकी जो डिडक्शन है या फिर आपका जो डिफॉल्ट है वो अंडर रिपोर्टिंग के नेचर का है तो सेक्शन 270A कहता है कि आपके ऊपर 50% पेनल्टी लगनी चाहिए। बट अगर आपका ये जो नेचर है वो मिस रिपोर्टिंग का है तो आपके ऊपर लगता है 200% पेनल्टी, जिसके लिए वेवर के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं अगर आपका अंडर रिपोर्टिंग है 50% के लिए आप आते हैं तो वहां एक सेक्शन होता है सेक्शन 270AA, जिसके अंडर अगर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई कर देते हैं तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई है 50%, उसके वेवर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको वेवर मिल भी जाता है। बट अगर वहीं आपके ऊपर 200% पेनल्टी लग रही है तो आप उसके वेवर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते एज पर सेक्शन। बट हाँ, आप उसकी अपील फाइल कर सकते हैं। अपील के अंदर इस तरीके के ग्राउंड्स रख सकते हैं कि आपने जो भी आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स थी डिपार्टमेंट को आपने उसमें हेल्प करी, आपने इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करी, आपका कोई इंटेंशन मालाफाइड इंटेंशन नहीं था, तो हो सकता है ड्यूरिंग द अपील आपको रिलीफ मिल जाए इस तरीके की पेनल्टी से। बट अगर आप अंडर रिपोर्टिंग के अंदर आते हैं तो आपको अपील में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप 270AA के अंदर अपना जो रिलीफ है, पेनल्टी आपके ऊपर ना लगे इस तरीके के लिए आप 270AA के अंदर जाकर रिलीफ को क्लेम कर सकते हैं। तो ये था एक ऑर्डर जो मैंने आपको दिखाया। अब इसी नेचर का एक और ऑर्डर आपको दिखाती हूँ जिसमें लैंग्वेज और थोड़ा चेंज करके दी गई। ये हमारा सेकंड ऑर्डर। इसमें जो डोनेशन थी वो थी 2 लाख रुपीस की और किसको थी? राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी और अपना देश पार्टी, दो लोगों को इन्होंने डोनेशन दी थी। इस ऑर्डर की कॉपी में डिपार्टमेंट ने क्या लैंग्वेज यूज करी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इस पार्टी की भी बहुत सारी डिडक्शंस थी। 80 GGC के अलावा इनकी 80C की भी थी, 80D की भी थी, इनका हाउस रेंट अलाउंस भी था। मतलब इस पार्टी ने जितनी डिडक्शंस और जितने एग्जम्पशन से क्लेम कर सकते थे वो सब क्लेम किया हुआ था और वो सब इसको डिसअलाउ करा गया। सिर्फ और सिर्फ डोनेशन ही नहीं, ये सब डिडक्शंस भी इस पार्टी के ऑर्डर में डिसअलाउ की गई और उसके ऊपर भी इसको टैक्स पे करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इसकी जो वो डिडक्शंस थी या एग्जम्पशंस थी वो भी जेन्युइन नहीं थी। रिप्लाई इनके ठीक नहीं गए, इन्होंने अपने जो प्रूफ्स हैं इन्वेस्टमेंट्स के वो नहीं
शो करे तो वो सब इनका डिसअलाउ कर दिया गया और टोटल अमाउंट पे अब इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी क्योंकि हम ATGGC की बात कर रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज में एक बार आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अगेन इन्होंने बात करी सर्च एंड सीजर की। सर्च एंड सीजर एक्शन अंडर सेक्शन 132 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वाज कंडक्टेड इन दिस केस। RUPP यानी कि रिकॉग्नाइज्ड registered unrecognized political party group of Ahmedabad on 7/9/22. In this case, a total 23 registered unrecognized political parties, more than 35 bogus intermediary entities and 3 major exit providers were covered, which was combined called RUPP group of Ahmedabad. During the course of such action, large number of incriminating document related to bogus donation receipt, diary containing detail of commission charge, loose paper containing vital information, and WhatsApp chat in the mobile phone of office bearer of the RUPPs and their key handler confirming the allegations were found. Documentary and digital evidences collected during the course of such action were confronted with the key person of group of subsequently seized. In the search, on the basis of bank account statement of these RUPPs, the beneficiary donor who had availed the deduction of bogus donation made to these RUPPs have been identified, and as per the information, the assessee has made the bogus political donation of rupees 1 lakh each in राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी एंड अपना देश पार्टी। इन्होंने कहा कि सर्च के दौरान हमने वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जिसमें हमें जो भी आपने डोनेशंस दी हैं उनके उनको प्रूफ मिले, जितना कमीशन उन्होंने चार्ज किया है वो सब उनको मिले, लूज पेपर मिले, उनको बोगस डोनेशन की रिसीट्स मिली, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये जो RUPP है ये डोनेशन का, बोगस डोनेशन का काम कर रही थी, वो बोगस डोनेशन बैंक में ले रही है और उसको रिटर्न भी कर रही है। इन्होंने देखिए आगे इसमें क्या मेंशन किया, द मोडस ऑफ ADP इज अपना देश पार्टी इज टू एक्सेप्ट द डोनेशन from various person in his bank account and return the donation amount in cash after deducting certain % of commission in original donors to original donors. During analysis of bank statement RUPP, it is noticed that for arranging the such cash, RUPP mainly followed 2 type of method: cash withdrawal from bank एंड अरेंजिंग कैश थ्रू वेरियस डमी इंटरमीडियरी एंटिटी। मतलब इस ऑर्डर में इन्होंने इतनी हद तक बता दिया कि ये जो RUPPs हैं ये पहले बैंक में पैसा लेती हैं डोनेशन का, फिर उसके बाद कैश अरेंज करती हैं इन डोनर्स को वापस करने के लिए, और कैश ये अरेंज करती हैं, कैश देने के साथ साथ ये अपना कुछ कमीशन भी चार्ज करके अपने पास रखती हैं, और कैश ये जो देती हैं या तो ये बैंक से विड्रॉ करके देते हैं या फिर इन्होंने और अपनी इंटरमीडियरीज ओपन करी हुई है वहां से कैश अरेंज करके ये डोनर को वापस देती हैं। तो ये था आपका सेकंड ऑर्डर जिसमें और डिटेल में बताया गया कि किस तरीके से सर्च हुई, किस पर्सन को वहां पे सर्च में अपीयर किया गया, किस पर्सन ने वहां पे ये सब चीजें बताई, उसका नाम भी यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या उनको बताया गया, उन्होंने बैंक रिकॉर्ड्स में क्या क्या देखा, मतलब इन डिटेल इस ऑर्डर में ये सब चीजें मेंशन की गई है। तो अब बताइए कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप अपील में जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि आपको रिलीफ मिलेगा, क्या आपको अपील में जाना चाहिए? तो ये चीज आप डिसाइड करिए कि अगर आपकी पार्टी भी इस नेचर की, अगर आपको भी इतना डिटेल में ऑर्डर लिख के आ रहा है तो क्या आपको इस तरीके के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। अगेन ऑर्डर के एंड में इन्होंने दिया कि आपके ऊपर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स लगेंगी और कौन से सेक्शन में लगेंगी, दैट इज 270A। जो मेजर आपका पेनल्टी सेक्शन होता है वो सेक्शन 270A होता है, इसके अलावा भी छोटे छोटे 2-3 सेक्शन होते हैं, बट जो मेजर पेनल्टी लगती है वो मिस रिपोर्टिंग की या अंडर रिपोर्टिंग वो 270A में लगती है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 270A के अंदर इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा कि आपको पेनल्टी मिस रिपोर्टिंग में लगेगी या अंडर रिपोर्टिंग में लगेगी। तो जब इनके पास पेनल्टी का ऑर्डर आएगा तब इनको पता लगेगा कि कितना पेनल्टी इनको पे करना है, जो कि इस ऑर्डर के 30 डेज के अंदर अंदर इनको रिसीव हो जाएगा। अगेन अगर इस ऑर्डर के अगेंस्ट इनको अपील फाइल करनी है तो 30 डेज के अंदर अंदर ही फाइल करनी होगी। नाउ विल जंप टू द थर्ड नोटिस, थर्ड ऑर्डर जो कि ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये है मेरा थर्ड ऑर्डर जिसमें डिसअलाउंसेस ऑफ डिडक्शन क्लेम ATGGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में क्या लैंग्वेज यूज करी वो अब हम देखेंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया wide notification number of this published in the Gazette of India has specified the name of registered unrecognized political party। ये कह रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन के जरिए एक लिस्ट निकाली थी RUPPs की, जिसमें बहुत सारी
रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए गए थे। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे लैंग्वेज को किस तरीके से मॉडिफाई किया है। इन्होंने वो सर्कुलर की कॉपी लगाई अपने ऑर्डर में, उसके नीचे जो भी लिस्ट थी वो पूरी लिस्ट लगाई, और उसमें से जिस पार्टी को इस पर्सन ने डोनेशन दी थी उस पार्टी को इन्होंने हाईलाइट कर दिया, दैट इज सत्यवादी रक्षक पार्टी। उसका एड्रेस वगैरह सब इन्होंने उस नोटिफिकेशन में से निकाल के यहाँ पे डाल दिया। आगे ये कह रहे हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट असेसी हैज मेड अ डोनेशन टू सत्यवादी रक्षक पार्टी विच अपीयर्स एट सीरियल नंबर 2422 इन द लिस्ट ऑफ unrecognized political party as per the provision of section 80 GGC of Income Tax Act. Deduction in respect of donation to political party is allowed only if the contribution is made to the political party registered under section 29A of Representation of People Act. Since the Satyavadi Rakshak party is an unrecognized party under section 29A, the donation made to it does not qualify for deduction. देखिए यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज को कितने अच्छे से ट्विस्ट कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या, ये जो सत्यवादी रक्षक पार्टी है इसके ऊपर कोई रेड नहीं हुई है। तो ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दी है जिनके ऊपर अभी तक रेड नहीं हुई है, तो उनको जो ऑर्डर पास किए जा रहे हैं वो ये कहकर किए जा रहे हैं कि आपकी पार्टी पर रेड तो नहीं हुई है, लेकिन आपकी पार्टी RUPPS की लिस्ट में है, और उस RUPPS की लिस्ट में अगर आपकी पार्टी है तो इसका मतलब आपकी पार्टी रजिस्टर्ड तो है बट अनरिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप ATGGC की डोनेशन को क्लेम करना चाहते हैं तो आपकी जो पार्टी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम आपकी डोनेशन को डिसअलाउ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप सेक्शन 80 GGC को जाके पढ़ेंगे तो वहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आपको पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है। ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि वो रजिस्टर्ड है बट अनरिकॉग्नाइज्ड है या फिर रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन जब यहां पर ऐसी पार्टीज के ऑर्डर पास किए जा रहे हैं जो रिकॉग्नाइज, रजिस्टर्ड तो है बट अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो वहां इन्होंने लैंग्वेज को यूज किया कि आप इस सेक्शन में डोनेशन कर ही नहीं सकते थे क्योंकि आपकी पार्टी अनरिकॉग्नाइज्ड है, जबकि 80 GGC सेक्शन कहीं पर भी इस बारे में बात नहीं कर सकता है। तो अगर आपके पास इस तरीके का ऑर्डर आ रहा है जिसमें इस तरीके से लैंग्वेज को मॉडिफाई करके दिया जा रहा है तो आप उसके अगेंस्ट अपील जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी पार्टी पे रेड नहीं हुई है। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कह रहा है क्योंकि 80 GGC में आप इस डोनेशन को नहीं दे सकते, जबकि 80 GGC में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। 80 GGC सिर्फ इतना कहता है कि आपकी जो पार्टी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रिकॉग्निशन से 80 GGC को कोई लेना देना नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की बात है कि वो रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक क्राइटेरिया है किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज्ड की कैटेगरी में डालने का। उनकी एक टर्म्स है कि आपके इतने सालों में इलेक्शन एक या दो इलेक्शन आपने फाइट किए हैं तो आप रिकॉग्नाइज्ड में आएंगे, अदरवाइज आप अनरिकॉग्नाइज्ड में आएंगे। तो यहां आप अपील में ओपनली जा सकते हैं, इसकी अच्छे से फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं पे कैश की बात नहीं कही गई, कहीं पे सर्च एंड सीजर की बात नहीं कही गई, कहीं पे कमीशन की बात नहीं कही गई। यहाँ पे इन्होंने जो सेक्शन है उसको यूज किया जो कि गलत यूज किया। तो यहाँ आप लोग जा सकते हैं अपील में इस तरीके के केसेस में। तो ये जो पार्टी थी इसकी भी हम अभी अपील फाइल करेंगे, और इनका जो डोनेशन था वो आई थिंक 5 लाख रुपीज का था जो इनको डिसअलाउ कर दिया गया। तो ये थे 3 टाइप ऑफ ऑर्डर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे कि किस तरीके से लैंग्वेज को मॉडिफाई करके यूज किया जा रहा है फाइनल असेसमेंट ऑर्डर्स में। अब बताती हूँ आपको कि किस तरीके का डिमांड ऑर्डर और कंप्यूटेशन शीट आपको मिलने वाली है। इस ऑर्डर के साथ साथ जो आपका लॉगिन है वहां पे एक असेसमेंट ऑर्डर मिलेगा, एक डिमांड शीट मिलेगी, एक कंप्यूटेशन शीट मिलेगी। उसको कैसे स्टडी करना है वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये उस पर्सन का कंप्यूटेशन शीट है जिसका मैंने अभी सेकंड नंबर पे ऑर्डर दिखाया था, जिसको कोई भी ATC और ATD अलाउ नहीं किया गया। इनकी जो सैलरी थी वो 13 लाख रुपीस की थी। ठीक है, इन 13 लाख रुपीस में इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 4-5 लाख की अपनी और एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम करी थी, जिसको डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ कर दिया। पार्ट B CA एंड D ऑफ चैप्टर 6A, मतलब चैप्टर 6A मतलब ATC ATD जितनी भी डिडक्शंस है वो चैप्टर 6A में आती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 0 इसको अलाउ किया। इन्होंने कहा टोटल इनकम पे आप टैक्स दो। तो 13,09,000 पे इनका जो टैक्स है वो 2,05,000 का टैक्स बन रहा है।
ठीक है। इसमें से ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इनकी इंटरेस्ट के साथ हो गई 2,13,000। इसमें से ऑलरेडी ये जो टैक्स पे कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टीडीएस वो है 1,13,000, और इनको जो रेस्ट अमाउंट पे करना है वो है 1,69,000। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट और आपको बताती हूँ, ये जो 1,69,000 है इसको निकालने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या करा है, जितना भी आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो टीडीएस टीसीएस डिपॉजिट था वो सब लेस करके दिखाया है। जबकि हो सकता है कि आपको जो आपने पहले रिफंड क्लेम किया था वो रिफंड आपको मिल भी गया हो, तो वो रिफंड का अमाउंट अभी इसमें से एडजस्ट नहीं किया गया है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो रिफंड आपको आ गया है वो भी आपको विद इंटरेस्ट वापस करना होगा। उसका डिमांड का ऑर्डर एक अलग से आपको मिलेगा, वो चीज यहाँ कंप्यूटेशन में मेंशन भी की गई है। इन्होंने कहा है इन केस ऑफ refund intimation cum adjustment sheet will be issued subsequently and separate communication will be sent for the same। ये कह रहे हैं जो ये नेक्स्ट नेट लाइबिलिटी है ये तो आपको पे करनी ही है। अगर आपको इसका रिफंड आ चुका है, जैसे मान लीजिए आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी थी, आपने इतनी सारी डिडक्शन क्लेम करी, आपका रिफंड बना, आपने रिफंड क्लेम कर लिया और आपके बैंक अकाउंट में वो रिफंड आ भी गया, तो यहाँ हम उस रिफंड को ऐड करके नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे तो हमने आपकी नेट लाइबिलिटी निकाल दी। रिफंड की जो लाइबिलिटी है विद इंटरेस्ट उसकी कंप्यूटेशन आपको अलग से मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको वो पे करना होगा। तो यहाँ पे तो डिपार्टमेंट ने निकाल दी डिमांड के साथ साथ डिपार्टमेंट ने सेक्शन 156 के अंदर डिमांड का नोटिस भी भेज दिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि 169 की आपकी डिमांड है और ये अमाउंट आपको 30 डेज के अंदर अंदर पे करना है। अब ये जो तीन चीजें अभी आपको मिली हैं, अभी आपको मिला है असेसमेंट ऑर्डर, कंप्यूटेशन शीट और एक आपकी डिमांड की, इतना डिमांड आपको पे करना है। इन सब के 30 डेज के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा पेनल्टी, कितना पेनल्टी आपको पे करना है। सबसे पहले शोकॉज आएगा कि पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए, फिर उसके बाद आपको फाइनल ऑर्डर आएगा कि इतनी पेनल्टी आपको पे करनी है। तो ये सब अमाउंट इकट्ठा होने के बाद जो अमाउंट बनता है वो आपको डिपार्टमेंट को पे करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपील फाइल करें तो ऑर्डर के 30 डेज के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं। आप पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील सेपरेटली फाइल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर पेनल्टी लेवी नहीं होनी चाहिए। पेनल्टी कितनी होनी चाहिए ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप मैंने आपको एक आइडिया दे दिया आने वाले असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी से रिलेटेड। अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं अपील के लिए जाए या नहीं जाए। इससे रिलेटेड अगर हमसे हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।